A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the final revision of English literature for class 12 2023 examination. The first poem, we'll be taking all the poems. Now I'm closing it here itself. इसके बाद जो भी queries होंगी, either I'll give you the reply on comment box or I'll make a PDF of it and I will send it to you on Telegram. The first poem is Birches. Okay, now Birches poem, this already I have sent you. मतलब ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब हम ऑलरेडी आपको भेज चुके हैं. नो बर्चेस क्या है? बर्चेस इज अबाउट द पोएट. ठीक है, जो वो पोएट जो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करता है और वो व्हाट इज द मेन थिंग इन दैट इज द क्लाइंबिंग ऑफ द ट्रीज, जहां पर वो खुद बोलता है कि व्हेन आई सी बर्चेस. नाउ हमने यहाँ पर आपको ये फोटो भी दिखाई थी ऑफ दीज ट्रीज, दीज आर बर्चेस. और उसके बाद हम इट वाज सेड कि जब देखो पोएम, यहाँ पर पोएम क्या कहती है कि जब भी हमने इन बर्चेस को देखा था दैट वाज लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन्स ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, आई लाइक टू थिंक सम बॉयज बीइंग स्विंगिंग देम. और हमको ऐसा लगता है कि कोई बॉय है जो उसको स्विंग कर रहा है, बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स डू. ना यहाँ पर पोएट को पता है कि आइस स्टॉर्म्स उसको एक्चुअली बेंड करेंगे, बट ही इज हैप्पी इन कंसीडरिंग कि किसी बॉय ने ही स्विंग करके इसको बेंड किया होगा. ओके, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विद आइस, सनी आइस, अ सनी विंटर मॉर्निंग. और उसके बाद आपको एक इमेजरी यहाँ पर शो की जा रही है. आई विल टेल यू कि क्या क्या कोड्स हैं जो आप इसमें पढ़ सकते हो. तो ये वाला जो पार्ट है जहां पर एकदम स्टार्टिंग में वो यही बोलता है कि हाँ मुझे याद है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्विंगिंग, कोई बॉय है जो उसको स्विंग कर रहा है, बट स्विंगिंग ऐसे नहीं कि वो ट्रीज को बेंड कर देगी जितना कि आइस स्टॉर्म्स डू. ओके, तो दिस पार्ट यू कैन प्रिपेयर इट क्योंकि ये उससे रिलेटेड है, अ काइंड ऑफ रीजनिंग से रिलेटेड है. देन आफ्टर दैट, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज ब्रीज राइजेस, इन द सेंस कि यहाँ पर स्टिल आप देखोगे कि उसके ऊपर बहुत सारी स्नो फैली हुई है, तो दैट ऑल्सो देयर आर ऑल्सो क्रैक्स दैट आर फॉर्म्ड देयर, और जिसके कारण बहुत सारी स्नो एक कवरेज फॉर्म कर लेती है उसके ऊपर. ओके, सून द सन्स वार्मथ मेक देम शेड द क्रिस्टल शेल्स. क्रिस्टल शेल्स यहाँ पर किसकी बात की गई है? इट इज हैज बीन सिंबलाइज्ड एज द स्नो या आइस जो उसके ऊपर कवर्ड है. और ये क्या सिंबलाइज करती है? द प्योरिटी एंड परफेक्शन. देन शैटरिंग एंड एवलांचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट, और ये जितना भी ऊपर का क्रस्ट पार्ट है उसका ये सब झड़ जाता है. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमेजरी दैट हैज बीन यूज. आप बर्चेस में ये पार्ट प्रिपेयर कर सकते हो सो दैट इन केस कोई इमेज रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू डिस्क्राइब कि कैसे द पोएट हैज यूज्ड इमेजरी. तो उसमें यू कैन टेक दिस पार्ट, ये वाला पैराग्राफ फ्रॉम सून द सन से लेकर के ये अर्थ क्रस्ट वाला, और उसके बाद ये वाला ऑल्सो यू कैन टेक एकदम वेरी बिगनिंग वाला लोडेड विद आइस, अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन. ओके, ये वो चीजें हैं जो आपके इमेजिनेशन, अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपके इमेजिनेशन को हिट करती हैं. देन सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैड फॉलन. फिर लिखा हुआ है इसमें दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रैकन बाय द लोड. ओके, ब्रैकन क्या होता है? अ टाइप ऑफ प्लांट ऑफ फर्न दैट ग्रोज थिकली ऑन हिल्स एंड इन वुड्स. तो ये जितने भी ट्रीज हैं वो क्या हो गए हैं? दे हैव बीन बेंड डाउन टू अ लेवल to the broke to the bend withered bracken by the load, कि जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है ड्यू टू आइस, तो वो बहुत ज्यादा बेंड हो गए हैं, बट वो ब्रेक नहीं होंगे. दे विल नॉट break, they will only bow themselves for so low for long. बहुत लंबे समय तक वो डूबे रहेंगे पर वो कभी भी बेंड नहीं, वो कभी भी गिरेंगे नहीं वहां से. Okay, then like girls on hands and knees that throw their hair before them over. अब ये कुछ अजीब सी ही लाइन थी. ओके, मतलब बड़ा ही अजीब सा था ये. ओके, नाउ नेक्स्ट इज when I was going to say when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as went out and in
to fetch the cows some boy too far from town to learn baseball. Now अब क्या बोला गया यहाँ पर कि just because कि यहाँ पर भले ही उसको आइस स्टॉर्म ने, एक मैटर ऑफ फैक्ट क्या कहता है कि ये आइस स्टॉर्म ने उसको डुबाया होगा, उसको बेंड किया होगा बर्चेस को, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई बॉय ने ही उसको बेंड किया होगा. ओके, क्यों? और वो मतलब ही इज जस्ट मेस्मराइजिंग द थिंग्स. उसको ऐसा लग रहा है कि हम अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में बहुत ज्यादा एनगल्फ्ड है. एंड वो he was playing as he went out and in to fetch the cows just because कि वो बाहर गया, वो वापस आया अपनी cows को लेने के लिए. वो बॉय जो बेसबॉल नहीं खेल सका, क्यों? क्योंकि वो सिटी एरिया से बहुत ज्यादा दूर रहता था. जिसका सिर्फ प्ले था that he found himself was summer or winter, he could play alone, and that was swinging on the birches tree by riding them down over and over again until he took the stiffness or the droopy out of them. कि वो जो उसके अंदर एक ऐसे करके स्टिफनेस है वो पूरा ऐसे कर दे बर्चेस को और उसको बेंड ना कर दे, तब तक वो उस पर झूलता रहा. एंड नॉट वन बट hung limp, not one was left for him to conquer. यहाँ पर अगेन उसकी ये वाला पार्ट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर, जहां पर उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि यहाँ पर पोएट जो है अपनी ही बात कर रहा है. ठीक है, तो दिस पार्ट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर एज एन इम्पॉर्टेंट कोट, जहां पर वो ये चीज बोलता है कि आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम as he went out or in to fetch the cow. So ये पूरा बेसबॉल तक का पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो. अगर नहीं तो आप छोटे छोटे से कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो, टू लर्न बेसबॉल ऐसे करके, या टू फेच द काउज. देन आफ्टर दैट, और हाँ ये वाला पार्ट भी आप इसमें यूज कर सकते हो, दैट नॉट वन वॉज लेफ्ट फॉर हिम टू कॉन्कर, मतलब उसने सारे के सारे जो ट्रीज थे वो सब बेंड कर दिए थे. फिर ही लर्नड ऑल देयर वॉज टू लर्न, उसने सब कुछ सीखा. नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून और सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, मतलब कि वो इतनी जल्दी जंप भी ना कर पाए और वो ऐसा भी नहीं था कि बहुत जल्दी ट्री को भी गिरा दे नीचे. ही ऑलवेज केप्ट हिज पोज, वो सिर्फ एक बैलेंसिंग कर रहा था चीजों की. टू द टॉप ब्रांचेस, टॉप ब्रांचेस सबसे ऊंचे ऊंचे वो उछल उछल के उस पर स्विंग करके सिर्फ वो बैलेंसिंग कर रहा था, उतनी ही जैसे उतने ही केयरफुली जैसे he has to pour the water or something in the glass, और ऐसे करके pour करना कि वो एकदम एज तक भर जाए लेकिन वो गिरे नहीं. ठीक है, तो here he compares, ये कंपैरिजन यू नीड टू रिमेम्बर इन केस आपसे पूछ लिया जाए कि चाइल्डहुड मेमोरीज में वो कैसे स्विंग करता था. फिर और उसके बाद वैसे हम भी थे, आई वॉज ऑल्सो अ स्विंगर ऑफ बर्चेस एंड सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक. अब यहाँ पर पोएट अपने बारे में बता रहा है कि वो एक बॉय था ऐसा और मैं भी वैसा ही हूं. ठीक है, इट्स वेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन. क्यों? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बर्चेस, क्योंकि अभी तक ना इट हैज नॉट एक्चुअली कम इन द पार्ट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज नॉट देयर, 2022 में 21 में पेपर नहीं हुआ था और 20 में जो हुआ उसमें ये वाला पार्ट नहीं आया था. 20 और 19 के हम क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं. तो दिस इज वेरी मतलब देखो बर्चेस में दो मेन चीजें सबसे ज्यादा आ सकती है, या तो एक चाइल्डहुड उसका पूछ सकता है, या तो पोएट कितना ज्यादा लॉन्गिंग, ही वाज यर्निंग, ही वाज क्रेविंग टू गो बैक टू दैट चाइल्डहुड. तो यहाँ पर उसको उसके रीजन आपको बताने. वाई? फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज वेरी मच वेरी ऑफ कंसिडरेशंस, वो चीजों को लेकर के this fantasy crops up when the speaker becomes overwhelmed by the details and frustrations of everyday life, की हर चीज के बारे में सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ. तो दैट इज वाई जस्ट वांटेड टू गो बैक टू दैट चाइल्डहुड. और उसको लगता है कि लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड, कि आप बस चलते जा रहे हो, जहाँ लाइक जैसे कोविड वाला भी टाइम ऐसे ही था, where your face burns and tickles with the cobwebs. आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब यू डोंट नो एक्चुअली कि आप कहाँ पर जा रहे हो, बस जहां भी जा रहे हो वहां पर आपका फेस बर्न हो रहा है, टिकल इचिंग हो रही है उसमें cobwebs के कारण, because it has been broken across it, and then one eye is weeping because of these cobwebs.
नहीं, one eye is weeping. Why? Because from a twig that have been lashed across it open. ओके क्योंकि एक छोटी सी ट्विग है जिसने इसको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है मेरी आईज को। और उसके बाद वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ, कुछ समय के लिए मैं वहां से अर्थ से भाग जाना चाहता हूँ, मैं फिर वापस आना चाहता हूँ। तो देन एंड देन कम बैक अगेन एंड बिगिन ओवर, और फिर से शुरू करूंगा। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी एंड हाफ ग्रांट व्हाट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न। और भगवान ऐसा ना करना मेरे साथ कि मुझे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको मिसअंडरस्टैंड तुम कर लो, तो मुझे मेरी विश हाफ ग्रांट करो, फिर मुझसे वापस छीन लो कि मुझे वो चीज दोबारा कभी ना पड़े, कभी ना मिले। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये वाला पॉइंट आप मार्क कर सकते हो कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। पर मैं मतलब वो कह रहा है कि मैं भाग जाना चाहता हूँ यहाँ से कुछ समय के लिए। आई डोंट वांट टू डाई, मैं सिर्फ वहां से कुछ समय के लिए भाग जाना चाहता हूँ। ओके देन आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। वो कहते हैं अर्थ बहुत अच्छी जगह है प्यार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा मैं कहाँ जाऊं। आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री। वो कह रहा है कि अगर मैं जाऊं भी तो मैं कैसे जाऊंगा। एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं कि वो मार के खत्म होना चाहता है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि कुछ समय के लिए मैं मत जाना चाहता हूँ। आई एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेस, ये बैक होगा। आई डोंट हैव रेवरी हियर। And climb back branches up a snow white trunk. अच्छा ब्लैक ब्रांचेस है, ओके। up a snow white trunk towards heaven। तो वो कह रहे हैं कि मैं वापस स्विंग करके कहाँ जाऊं, towards heaven till the tree could bear no more and dip its top and set me down again। यहाँ पर I will be here, इतना ऊंचे, सबसे ऊंचे वाला जहां पर I could reach heaven, और फिर मैं वहां पर तब तक रहूं तब तक कि जो ट्री है वो खुद मुझे वापस यहाँ पर बेंड कर देगा, वापस ही विल थ्रो मी बैक टू द अर्थ। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। और लास्ट में वो ये भी कहता है कि वन कैन डू, कुछ ढंग का भी कर सकता है जिसमें द पर्सन कैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, उससे ज्यादा भी अच्छे काम वो कर सकता है। ओके अब यहाँ पर स्पीकर कहता है कि स्विंगिंग ऑन बर्चेस ये क्या सिंबलाइज करता है कि एक टेम्पररी रिटर्न है टू द यूथफुल केयर फ्री स्टेट, या बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और ये भी पार्ट इसका पढ़ लेना, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट quote। The narrator is reminiscing again, he is remembering his past when जब वो छोटा बॉय था, जहां पर उसको चिंता नहीं थी, जहां पर अपने डेज वो थ्रू स्विंगिंग ऑफ बर्चेस स्पेंड कर सकता था, एंड ही वाज एंजॉयिंग अ हैप्पी लाइफ। ओके नाउ आफ्टर दिस वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द video, that is a revision of next poem। The next poem is Dover Beach। The a good poem। ओके नाउ दिस पोएम, यहाँ पर इस क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा टेम्पररी या शॉर्ट पीरियड की एक ह्यूमन फीलिंग शो की गई है, वेयर जहां पर ह्यूमन पोएट के अंदर जहां पे थ्रू द इमेज ऑफ सी, जहां पर पोएट एक्सप्रेस करता है कि देयर इज डिस्पेयर, देयर इज होपलेसनेस, देयर इज फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड। एंड ये क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर से विश्वास चला गया है, रिलीजियस फेथ उनके अंदर से चला गया। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एलेजाइक टोन, एलेजाइक एलिजी। आपसे टाइप भी पूछा जा सकता है कि ये पोएम किस तरह की, तो इट इज एन एलिजी। व्हाट इज एन एलिजी? इट इज अ पोएम जिसमें कोई सैडनेस शो की जा रही है। ओके तो सबसे पहले ही है ये वाला आपका डिस्क्रिप्शन है, सी का डिस्क्रिप्शन है उस एरिया का जहां पर जो डोवर बीच वाला एरिया, वहां आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है ये, जहां पर जो सी है दैट इज काम, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। ये आपको बताइए, ये दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू थ्रू पिक्चर्स, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं उसको समझाने का कि वहां पर जो मून है वो चमक रहा है, देयर इज ग्लीम एंड इट हैज गॉन। एक तरफ से वो चमक चली गई है, दूसरी तरफ उसका जो मून की लाइट है वो एक तरफ पड़ रही है। और नाइट एयर बहुत ज्यादा स्वीट है वहां पर। देन
फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, लंबा सा जो वाटर का एरिया है दैट इज वेव्स, जो जितना सी का पार्ट है, सी जहां पर मून ब्लांच लैंड को मीट करती है। ओके, ये आप वर्ड एज मतलब ये शॉर्ट आंसर्स में भी आपसे जो एमसीक्यूज ऐसे होते हैं उसमें से भी पूछा जा सकता है कि मून के बारे में क्या बोला गया है, तो इट इज अ मून ब्लांच लैंड। देन यू कैन हियर, आप क्या सुन सकते हैं, आप ग्रेटिंग रोर सुन सकते हैं पेबल्स का, ग्रेटिंग समथिंग दैट इज वेरी हार्श एंड अनप्लीजेंट रोर, एंड जो क्या करती है पेबल्स को वापस लेकर के जाती है फिर वापस फेंकती है। देन अप द हाई स्ट्रैंड इट बिगेन्स एंड देन सीज एंड देन अगेन बिगिन विद ट्रेम्बलिंग कैडेंस स्लो, बिकॉज उस टाइम पर क्या हो रहा है कि पहले बहुत ज्यादा म्यूजिक हो रही है वो फिर धीमे हो रही है, एंड देन इट ऑल्सो ब्रिंगिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। एंड हाउ यू विल टेल दैट इट इज ब्रिंगिंग एन इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, अब हम लोग ये वाला नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जिसमें आता है सोफिक्लीज, या फिर ये पूरा पैराग्राफ बिलोंग करता है सैडनेस को ही। ठीक है, कैसे, सबसे पहले वाला जो पार्ट है दैट विल शो यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेस, ये आपको पढ़ना है। इसमें से आप छोटे छोटे से कोट्स पढ़ सकते हो अपने आप से ही, जैसे ये वाला हो गया ग्लिमरिंग एंड वास्ट, वो जो एरिया था वो कैसा था, इट वाज ग्लिमरिंग एंड वास्ट। वेव्स का जो रोल था वो आप इसमें बताओगे कि व्हाट वर दे डूइंग, दे वर throwing the pebbles back then again taking it with them। ओके, इसके बाद आता है सोफिक्लीज वाला पार्ट। सोफिक्लीज में उन्होंने एक द ही वाज अ ग्रीक ट्रेजिडियन जिन्होंने एजियन सी पे यही सारा आवाजें सुनी थी, एंड ही थॉट दैट दिस वाज अ काइंड ऑफ ह्यूमन मिजरी, वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस नॉर्दर्न सी। ये नॉर्दर्न सी पे जो हमें आवाजें हो रही हैं उसे हमें उन्हीं सोफिक्लीज की याद आती है, जो उस समय पर उन्होंने भी एजियन सी के पास ऐसे ही उन्होंने टर्बिड एब एंड फ्लो, पानी का आना और जाना सुना था, और उससे इट कुड बी सीन कि ये कुछ नहीं बस ह्यूमन मिजरी है, ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स है वो है। देन द थर्ड वन, द थर्ड पार्ट सेज कि सी ऑफ फेथ, सी इज अ सिंबल ऑफ फेथ हियर। वो क्या है, वो एक जमाने में बहुत ज्यादा फुल थी, इट वाज राउंड अर्थ शोर, मतलब अर्थ और अर्थ के ऊपर एक गिर्डल के जैसे, गिर्डल क्या था जो कमरबंद होती है उसके वेस्ट ऑर्नामेंट जिसे कहते हैं, तो वो उसके ऊपर ऐसे करके कवर्ड थी फेथ, दिस ऑर्नामेंट वाज फेथ जो इसके ऊपर कवर्ड थी, पर अब वो बिल्कुल भी नहीं है, बट नाउ अब सिर्फ दुख है, लॉन्ग विड्रॉइंग रोर है दैट फेथ इज गोइंग बैक, retreating to the breath of the last night wind, down the vast edges drier and naked shingles of the world। okay, यहाँ पर ये shingles you will mark this part also। ये क्या है, जहां पर he is saying कि the poet is saying कि naked shingles of the world like small round pebbles है, ये वो है कि अब जो भी वेव है वो क्या कर रही है, वो चीजों को वापस लेकर के जा रही है, और आपके पास क्या रह जा रहा है, सिर्फ खाली पत्थर या खाली लोग रह जा रहे हैं, कुछ नहीं, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स इन देम। ओके, और उसके बाद अपनी जो कंपेनियन है उससे वो कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से ट्रू रहते हैं, एक दूसरे से लॉयल रहते हैं। क्यों, क्योंकि वाई द रीजन वॉज, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है जो दैट सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, जो एक सपनों की दुनिया जैसे हम लोग के सामने बिछा हुआ है, इट हैज अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज न्यू, पर देखने में ये सारी चीजें, लेकिन एक्चुअली में वो कैसा है, तो ये यहाँ पर उसकी रियलिटी शो की गई है कि एक्चुअली में वो प्लेस कैसी है, जो पहले एक सी ऑफ फेथ जैसी थी, अब वो कैसी है, नाउ देयर इज नो जॉय, नो लव, नो लाइट, नो सर्टिट्यूड ऑफ पीस, कोई, देयर इज नो हेल्प फॉर पेन, and we are here as on a darkling plain swept with confused alarms of struggle। और हम लोग यहाँ पर एक डार्क प्लेन पे हैं, ऐसे जैसे कि बहुत सारे स्ट्रगल्स ऑफ फ्लाइट, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। फ्लाइट के हमने दो शायद इसमें पार्ट्स भी लिखे थे, कुछ बताया था हमने, अच्छा ओरली इसको, ये क्या है इसके बाद, अच्छा दिस आई हैव टेकन द पिक्चर्स ऑफ इट ना, ये हमने शो किया था आपको। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उस टाइम पर मतलब अभी इस समय पे यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
जहां पर एक प्लेन है, एक लैंड एरिया है जहां पर देयर आर इग्नोरेंट आर्मीज जो अंधेरे में एक दूसरे से क्लैश कर रही है। हमें ये नहीं पता है कि कौन फ्रेंड है कौन एनिमी है। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज बार बार टू बिल्ड अ फायर फुल करके आ जा रही है। नेक्स्ट कम्स द डार्कलिंग थ्रश। ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी प्यारी सी पोएम है ये वाली, और क्रॉसिंग द बार, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें पहली डार्कलिंग थ्रश ये क्या है, इट इज अ नेचर पोएम जिसमें एक थीम ऑफ होप शो किया गया है। एक वर्ड में अगर इसको बोले तो देयर इज अ थीम ऑफ होप ओनली। पोएम एक ब्लीक पिक्चर से शुरू होती है, ठीक है। इसमें दिस मतलब इतना ही सफिशिएंट अगर हम आपको एक्सप्लेन कर दें। क्या लिखा हुआ है कि पोएम एक ब्लीक पिक्चर से शुरू होती है जहां पर जो पर्सन है, हु इज द पर्सन, द पोएट, वो एक कोपाइस गेट, एक वुडन गेट पर वो खड़ा हुआ है, और वहां पर ही कैन सी देयर इज ओनली डिस्पेयर, देयर इज ओनली होपलेसनेस, क्योंकि पोएट जो है डिस्क्राइब्स इन अ लिरिकल डिस्क्रिप्टिव डिटेल कि एक ओल्ड वर्ल्ड है, there is an old world dying at the end of the century. Okay, he is saying कि ये पूरा उसका फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन है जहां पर यू कैन प्रिपेयर दिस द वीकनिंग आई ऑफ द डे। आपसे छोटे छोटे से वैसे तो फ्रेजेस वो नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन सब ऐसे आते नहीं है फ्रेजेस वाले, आरटीसीज वाले, लेकिन एक एक चीज सिंगल सिंगल पढ़ सकते हो आप इसमें कि वीकनिंग आई ऑफ द डे क्या होता है, कि वो जो पोएट है वो उस समय पर सनसेट को देख रहा था। एंड द वर्ड ऑफ एंड द यूज ऑफ द वर्ड वीकनिंग, मतलब कि सन जो है इट इज फेडिंग एंड डाइंग मीन्स द सन इज सेटिंग। एंड द टैंगल्ड बाइन स्टेम्स स्कोर द स्काई, तो बाइन स्टेम्स यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? द स्कोर सजेस्ट दैट ऑल द पोएट सीज इज destruction when he looks at the bind stems. The use of bind stems means broken lyres। हमने आपको एक फोटो दिखाई थी, that there is no happiness। ओके, इसके बाद है फिर all the mankind has haunted nigh। वो जितने भी थे, those who were listless they were haunting, वो ऐसे लग रहे थे, वो सब के सब अपने घर में जाकर के they have went inside their homes and they all are seeking household fires। ओके, और ये सारी चीजें सॉरी adds to the gloomy end of the day, there is no particular joy। और फिर उसके बाद कहते हैं, फिर वो उस लैंड एरिया को और डिस्क्राइब करता है। अब लैंड एरिया के डिस्क्रिप्शन में दिस यू कैन राइट कि वो जो एरिया कैसे लगा था, इट वाज अ सेंचुरीज कॉर्प्स आउटलैंड। ऐसा लग रहा था कि वो समवन मतलब देयर आर डेड बॉडीज, वहां पर सब डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उस पूरे एरेना की पूरी डेड बॉडीज है। ही स्क्रैप्ड द क्लाउडी कैनपी, और वहां पर जो उसका टोम्ब है वो एक क्लाउडी कैनपी जो है वो एक टोम के जैसा लग रहा था, और जो विंड है वो एक डेथ लेमेंट है यहाँ पर। और द एंशियंट पर्ल्स ऑफ जर्म एंड बर्थ वर श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, मतलब कि ये बोला गया कि जो कंसेप्शन और रिप्रोडक्शन होता है एंड डेथ, बर्थ का जो प्रोसेस होता है वो पूरा इट हैज बीन श्रंक, मतलब यहाँ पर ये शो किया गया कि there will be no more births and every spirit upon earth seem powerless, मतलब कि there is lack of energy in people। okay, उसके बाद लिखा हुआ है कि जब when उसी के टाइम पर ही suddenly he heard, क्या उसने सुना? he heard some sort of hopeful voice, कोई एक बर्ड थी जो एक इवनिंग सॉन्ग के जैसे गा रही थी, of joy unlimited illimited। there was an aged and old thrush, bird थी जो फ्रेल थी, वीक थी। ओके, और अपने जो बी रफल्ड फर है, फेदर्स हैं, उससे वो क्या कर रही थी? इट हैड चूजन टू फ्लिंग हिज सोल, टू सिंग आउट हिज सोल इनटू अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम। अब यहाँ पर यू कैन प्रिपेयर ये वाला पार्ट, इन फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड। वो क्या गा रही थी? एक तो पहले ये चीज, ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, ये पढ़ सकते हो, ये प्रिपेयर कर सकते हो, इन फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड। और ये ब्लास्ट बी रफल्ड फेदर्स वाला जो पार्ट है ये आप पढ़ सकते हो। ओके,
देन लास्ट वन, देयर वाज लिटिल कॉज फॉर कैरलिंग्स, मतलब खुशी का वहां पर कोई इतना वो नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ हैप्पीनेस चल रही हो उस एरिया में, क्योंकि फर्स्ट टू पैराग्राफ्स उसने फर्स्ट टू स्टैंजास में उसने यही डिस्क्राइब किया है कि इतनी देयर वाज नो सच कॉज कि कोई उस समय पर गाना गाए, लेकिन इट वॉज रिटन ऑन अर्थली टेरेस्ट्रियल, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी खुशी लिखी नहीं हुई थी वहां पर कहीं पर पास या दूर, लेकिन फिर भी स्टिल जो उसकी वॉइस थी ऐसे लगा था दैट देयर वाज सम ब्लेस्ड होप हियर। ओके, और उसके बाद ये उसकी थोड़ी छोटी छोटी थीम्स है दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर इन ऑन द इंटरनेट। देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पोएम, that is we are the music makers। अब we are the music makers में what you have to prepare is कि आप छोटे छोटे से इसका पार्ट्स पॉइंट्स में करके लिख सकते हो कि इनको वी आर, उनको म्यूजिक मेकर्स कहा गया है, इनको ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स कहा गया है, मतलब लिस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनको वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोर्सेकर्स कहा गया है, दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स। तो ये सारी चीजें आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। म्यूजिक मेकर्स हो गया, दे आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स हो गया, ठीक, दे आर वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोर्सेकर्स हो गया एज इंपॉर्टेंट कोट, एंड देयर आर मूवर्स एंड शेकर्स। तो ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। फिर इसमें लिखा हुआ है उसके बाद, मतलब वही सब चीजें कि वो अपनी आर्ट से ग्रेट सिटीज भी बिल्ड कर सकते हैं, फैबुलस स्टोरीज बना सकते हैं जो एम्पायर की ग्लोरी बनती हैं। वन मैन विद अ ड्रीम एट प्लेजर शैल गो फोर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, और एक इंसान जिसके पास ड्रीम हो वो आगे बढ़ करके एक क्राउन जीत सकता है, और ऐसे ही अगर तीन हो विद अ सॉन्ग्स मेजर वो एक किंगडम को खत्म कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही बहुत सारी चीजें यू कैन प्रिपेयर। और ये वाला पार्ट भी इसमें कि वो कुछ वी इन द एजेस लाइंग इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ, की पहले के जमाने पे दे हैव बिल्ड निन्वे विद आवर साइंग, सौरों के साथ उन्होंने निन्वे को शुरू किया, उन्होंने निन्वे को बनाया था, एंड बैबल को बनाया था उन्होंने विद द हैप्पीनेस। और उन दोनों का ही ये वाला पार्ट जो है दिस आई हैव रिटन हियर, एक्सप्लेन्ड इट इन द पार्ट ऑफ वी आर द म्यूजिक मेकर्स ऑल्सो। और देन रिमूव और ओवरथ्रो प्रोफेसी से एक ओल्ड वर्ल्ड को हम लोग हटा करके एक न्यू वर्ल्ड लेकर के आते हैं, दैट इज वी आर द म्यूजिक मेकर्स। जो इसमें छोटे छोटे से पार्ट्स हमने बॉक्सेस में किए उनको पढ़ लेना, दे आर इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज बार बार टू बिल्ड अ फायर आ जा रही। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग द बार, सबसे आसान सी छोटी सी पोएम है, ये भी छोटी सी प्यारी सी पोएम है। क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार हैज बीन रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, ये जो पोएम है ये आर्ग्यू क्या करती है, ये क्या बताती है कि डेथ इज इन फैक्ट एक कंफर्ट है, एक काइंड ऑफ कंफर्ट है। ये हमने गिव रीजनिंग में भी बताया था कि डेथ इज अ काइंड ऑफ कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड ऑन स्पीकर्स रिलीजियस फेथ। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि अगर इफ आई विल बी डाइंग, आई आफ्टर डेथ आई विल ओनली गो एंड मीट माई पायलट दैट इज माई लॉर्ड। ओके, जिसमें स्टार्टिंग में वो बोलता है द पोएट सेज कि वहां का एरिया मतलब वहां का सेटिंग कैसी है, सनसेट, इवनिंग स्टार है, और वहां पर देर इज वन कॉल फॉर मी, एंड देन देयर मे बी नो मोर्निंग when he will cross the bar, there should be no mourning when I am put to sea, but such a tide as moving seems asleep, कि अभी जो tidal waves है वो अभी they are sleeping, too full for sound and foam। Okay, they are very calm right now, death should be silent and smooth, कि अभी जो चीजें वो सब बिल्कुल शांति है, सन्नाटा है। when that which drew out from the boundless deep turns again home, place जहाँ पे पोएट बिलीव करता है कि he will go after his death। तो what you can prepare is ये है one clear call for me, आप पढ़ सकते हो। सनसेट एंड इवनिंग स्टार बहुत सिंपल सी चीज है, ये पढ़ सकते हो, ये अच्छा है, one clear call for me। ओके, फिर इसके बाद यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, फिर यहाँ पे ये अगेन वो सेटिंग बता रहा है जहाँ पे ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल इज देयर,
आफ्टर द डार्क उस टाइम पर देयर विल बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो. व्हेन आई एम्बार्क, वो कह रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा, व्हेन आई विल लीव दिस प्लेस, तो डेथ मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, बट रादर इट सीम्स टू बी अ न्यू बिगनिंग, एंड हेंस व्हेन आई विल लीव प्लीज डोंट बी सैड. और लास्ट में वो कहता है, फॉर दो फ्रॉम out are born of time and place, the flood may bear me far. ये जो समय और बाउंड्री से दूर कहीं ले जाकर के जो फ्लड है वो मुझे दूर ले जाएगा. कहां पर? आई होप टू सी whom to the pilot फेस टू फेस, गॉड से वो मिलेगा व्हेन आई हैव क्रॉस द बार. ओके, और ये पूरा आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इट दिस टू यू बाय शोइंग पिक्चर्स, तो वो आप उसमें देख लेना. बहुत अच्छे से वाला एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. ये सिर्फ हम आपको एक ब्रीफ रिव्यू दे दे रहे हैं कि हाँ अभी या एग्जाम से पहले आप इसको पढ़ करके जा सकते हो. देन नेक्स्ट, बी वर्ड्सवर्थ कहाँ से आ गया? और कोई पोएम बची हुई है इसमें? ओके, बी वर्ड्सवर्थ. अब देखो बी वर्ड्सवर्थ बहुत, वैसे तो देखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें, कुछ कुछ काम काम की चीजें हैं जो समझा दे रहे हैं हम आपको इसमें. द वेरी फर्स्ट थिंग की स्टार्टिंग में एक एरिया जहां पर कुछ जो नरेटर है वो ये कहता है कि नरेटर है वो ये कहता है कि वहां पर बहुत सारे बेगर्स थे जो पंचुअली उसके घर के आसपास आते थे. तो उन्हीं सब में से ही देयर वाज आल्सो, पहले वो एकदम स्टार्टिंग में चीजों को बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करता है और उसके बाद वो बताता है कि एक और स्ट्रेंजर पर्सन आया जब हम घर वापस आए थे. व्हेन आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड वॉज इन माई होम क्लोथ. एक पर्सन था वो वहां पर आया और उसने बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. वो, अब ये उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसा था. ही वॉज स्टाइडली ड्रेस्ड. आप अगर डिस्क्राइब करोगे तो यू कैन डिस्क्राइब इट लाइक दिस ऑल्सो. उसने हैट पहनी थी, व्हाइट शर्ट पहनी थी, ब्लैक ट्राउजर्स पहने थे. ये सारी चीजें इसमें आप बता सकते हो. और उसने क्या बोला, उसको क्या देखना था. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो कि व्हाट ही वांटेड टू सी बीज. We had 4 guru palm trees, okay, and there were full of uninvited bees, कि वहां पे बहुत सारी bees भी थी उन्हीं plants, उन्हीं palm trees पे. अब ये भी एक question बन सकता है as a fact कि उसके पास कौन सी kind of what trees were there in the narrator's house. So it was these palm trees. और उसके बाद जो नरेटर है, आय लिखा है ना, नरेटर गया अपनी मदर के पास पूछने के लिए कि कोई आया है वहां पर. तो माय मदर आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे, तुमको क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे बीज देखनी है. ये वही उसी पर्सन ने बोला. उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द पार्ट ऑफ रीजन बेस्ड. ठीक है, मदर को अलाउ कर दिया मदर ने उसको, मैन को, अंदर आकर के बीज देखने के लिए. और उसके बाद दे हैड अ वेरी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. ये जो था बी वर्ड्सवर्थ, ये कौन था? ये अपने को उसने बताया दैट ही इज ब्लैक वर्ड्सवर्थ. व्हाइट वर्ड्सवर्थ उसका ब्रदर है. ओके, ये उसने यहाँ पर बताया. नेक्स्ट, फिर इनके बीच में उसी टाइम पर एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है. लेटर ही गोज बैक होम. पहले वो अपने एक प्रिंटेड वो निकालता है, शीट निकालता है अपनी हिप पॉकेट से, और वो बोलता है कि मैं एक पोएट हूँ और मैंने ये बड़ी सी पोएम लिखी हुई है, ग्रेटेस्ट पोएम अबाउट मदर्स, और हम उसको एक बार्गेनिंग प्राइस पर सेल कर सकते हैं. कितना है बार्गेनिंग प्राइस? 4 सेंट्स. तो वो वापस जाता है, मदर से बोलता है कि मैं क्या पोएट्री खरीद सकता हूँ, 4 सेंट की मुझे मिलेगी? तो मदर उसको बोलती है कि नहीं. ऑब्वियसली गुस्सा आ जाती है वो, सम सॉर्ट ऑफ टेल दैट ब्लास्टेड मैन, कि उसको अजीब अजीब सी बातें बोलती हैं. फिर वो माय मदर सेज दैट उनके पास नहीं है. तो बी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इट इज अ पोएट्स ट्रेजेडी. ठीक है, ये पार्ट भी आप इसमें पढ़ सकते हो कि पोएट को यहाँ पर कैसे शो किया गया है. तो बहुत जल्दी उसकी चीजें नहीं बिकती, बहुत जल्दी उसकी आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द पार्ट जहां पर वो उसको दोबारा से मिलते हैं. आफ्टर अबाउट अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद वो उसको दोबारा से मिलता है एट द कॉर्नर ऑफ मिगल स्ट्रीट, जहां पर
वो कहता है कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू सो दैट यू कुड कम टू माई यार्ड एंड हैव सम, मेरे यार्ड में तुम आ जाओ और मेरे साथ कुछ मैंगोज खा लो। तो उसके बाद अब उसके यार्ड में, ये उसके पूरा यार्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वहां पर क्या क्या चीजें थी। कोकोनट ट्री था, देयर वॉज अ प्लम ट्री ऑल्सो, जो प्लेस थी बहुत वाइल्ड थी, और इट वॉजेंट इन द सिटी एट ऑल, ऐसा लगा था कि वो सिटी के अंडर नहीं आती है। ओके, और उसके बाद फिर वापस जब वो खा करके उसको वापस जाता है घर, तो उसकी मदर उसको बहुत डांटती है क्योंकि उसकी माउथ टू चिन ही वॉज स्टेन्ड, हिज शर्ट वॉज ऑल्सो स्टेन्ड, यू थिंक यू आर अ मैन, यू इज अ मैन इसमें लिखा हुआ है, बट तो वो अपनी जो उसकी मदर है उसको बहुत डांटती है, उसको इवन मारती भी है, जिसके कारण क्या होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके कारण क्या होता है कि वो वापस गुस्से में बाहर चला जाता है, ही वॉज एंग्री, माई नोज वॉज ब्लीडिंग। फिर उसके बाद वो बी वर्ड्सवर्थ के पास जाता है और बी वर्ड्सवर्थ के साथ वो इधर उधर कहीं घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट इज नॉट दैट मच, आप उसको एक नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हो कि जब उसकी मदर ने उसको मारा तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ गया, तो वो सारी प्लेसेस व्हाट दे डिड, ये आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद एक पुलिसमैन आया था जो उससे कुछ सवाल पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैं भी यही सवाल खुद से बहुत लंबे समय से पूछ रहा हूँ। ओके, और उसके बाद फिर उसने जो स्टोरी सुनाई थी बॉय और गर्ल की, ये आप प्रिपेयर कर सकते हो कि इन केस ये आपसे डायरेक्टली वो पूछ ले एकदम, मतलब ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 5 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट स्टोरी हैड ही टोल्ड अबाउट हिज यार्ड के बारे में, कि तुम इतना यहाँ पर ये जो बुशेस और ये सब रखते हो उससे क्या तुम्हारा जो एरिया है वो डैम्प नहीं हो जाता, तो उसी पर ही वो एक स्टोरी पूरी बताता है। फिर उसके बाद उसने लास्ट में ही डिड एवरीथिंग एज दो ही वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि वो जहां जहां गया जो जो चीजें उसने खाई हैं वो सारी चीजें उसके साथ वो कर रहा था, बी वर्ड्सवर्थ नरेटर के साथ, एंड नरेटर वाज एंजॉयिंग हिज कंपनी अ लॉट। और उसके बाद लास्ट में आई थिंक आई विल गो एंड नेगोशिएट द परचेज, जब वो कुछ खाने के लिए, अब ये वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नरेटर है वो एंजॉय करने लगता है द कंपनी ऑफ बी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो कहता है कि मेरे पास कुछ सीक्रेट है तुम्हें बताने के लिए, और हम, और वो क्या सीक्रेट था, दैट ही वाज राइटिंग अ पोएम, और वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम है, द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये हम सर्कल जो डब्बे बना रहे हैं ये आप लोगों को एज मार्क करना है फॉर एज इंपॉर्टेंट कोट्स। ठीक है, फिर अब उसमें है कि एक और, अब वो क्या वो चीज बताता है कि पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो दिस यू कैन प्रिपेयर, कि जहाँ पे वो कहता है कि हमने जो लिखा है उसमें ये लिखा है द पास्ट इज डीप। ओके, और ये एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लाइन है, कौन रिप्लाई करता है, नरेटर यही चीज के लिए रिप्लाई करता है। फिर उसके बाद ये लोग मिले, इधर उधर चले, फिर मिस्टर वर्ड्सवर्थ, इफ आई ड्रॉप दिस पिन इन द वाटर यू थिंक इट विल फ्लोट, तो वो कहता है कि ये एक स्ट्रेंज वर्ल्ड है, ड्रॉप योर पिन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंड, द पिन sang how is the poem this month। फिर उसके बाद उसने कभी उस चीज पर दोबारा से बात ही नहीं की। अच्छा, इनका जो एंड वाला पार्ट था वो बहुत ज्यादा ही पेनफुल था, दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर, जो एकदम सबसे लास्ट में वो कहता है दैट द पोएम इज नॉट गोइंग वेल, वो सिर्फ इतना बोलता है, और एवरीवेयर यू कैन सी कि उसके आईज में बहुत ज्यादा एक, जहां जहां पे वो कहते हैं कि आई कैन फील द ग्रेनेस दैट ही इज बिकमिंग ओल्ड और ही इज गेटिंग ओल्ड, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। देन इन लोग के बीच में बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी, दैट यू कैन प्रिपेयर when I finish this story, I want you to promise that you will go away and never come back। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट सबसे लास्ट वाला है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एंड जब मैं तुम्हें ये बता दूंगा तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। ठीक है, तो ये उसके पूरे कन्फेशंस वाला पार्ट है, दैट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर नाइसली, जहां पर वो कहता है कि जो भी जितनी भी पोएट्री या पोएम के बारे में बातें थी वो सब झूठ थी, और जो बॉय पोएट और गर्ल पोएट के बारे में था
That was also not true. पर और then his voice broke. I left the house और मैं वहां पे वापस कभी भी नहीं आया. उसके बाद 1 साल बाद वो जो स्ट्रीट थी, 1 साल बाद क्या हुआ वहां पर, I found no signs of poet's house. वो बिल्कुल हट चुका था वहां से. It has been pulled down और उसकी जगह पर 2 storied building वहां पर it has taken place. मतलब वहां पर end of the day कि वो सारी चीजें कुछ भी नहीं थी वहां पर, वो सब खत्म हो चुका था वहां से. ठीक है. एक मिनट. Then we will move towards the next story. To build a fire. मतलब लंबी स्टोरी है ये तो बिल्कुल ही. ठीक है. द स्टोरी टू बिल्ड अ फायर, जिसमें अब देखो कुछ ही काम की इसमें चीजें जो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़ी स्टोरी है, तो इसका सिर्फ डायरेक्ट वाला पार्ट पढ़ना. एक एक तो देख रहे हो 19 पन्ने की तो ये स्टोरी है. अब हम इसमें क्या ही बता दें, क्या ही समझा दें. मतलब आई एम ऑल्सो कंफ्यूज कि वो शुड आई एक्सप्लेन इट, कि बहुत ज्यादा छोटे पार्ट में हम इसमें क्या समझा दें आपको. ठीक है. देखो अब कुछ चीजें इसमें जो है छोटी छोटी सी, वो बस पढ़ लेना कि स्टार्टिंग में जो उसकी सीन की सेटिंग थी, कहां पर वो शुरू किया गया था, यूकॉन ट्रेल में वो उसको शुरू किया गया था. फिर वहां का एरिया कैसा था. ठीक है. इट वॉज मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी. आइस जैम्स और द फ्रीज हैड फॉर्म्ड नॉर्थ और साउथ एज फार एज आइस कैन गो. उस वहां पर सिर्फ ठंड, एक अनब्रोकन वाइट एरिया, डार्क हेयर लाइन, सेफ और डार्क हेयर लाइन कर्व, जहां पर ये हमने आपको फोटो में भी दिखाया था कि स्प्रूस ट्रीज थे, उससे सिर्फ एक एरिया था जो कवर था, लेकिन बाकी सब कुछ वाइट था. तो ये उसकी पूरी सेटिंग हो गई. उसके बाद ये अगेन जितना उसका डिस्क्रिप्शन था, ये सारी चीजें वही वाली हैं पूरी की पूरी, की इतनी ठंड थी उसमें, उसने क्या क्या चीजें पहनी थी. दैट यू कैन ऑल्सो राइट कि उसके पास मिटन्स, ईयर फ्लैप्स, वार्म मोकैसिन, ये सारी चीजें थी. सबकी हमने आपको फोटो दिखाई थी इफ यू हैव सीन. फिर हाँ, उसके साथ एट द मैंस हील ट्रॉटेड बिग हस्की डॉग. अच्छा एक चीज आई हैव टू टेल यू हियर कि यहाँ पर जब शायद स्पेसिमेन पेपर में उनकी ब्रीड पूछी गई थी. ठीक है. तो बिग एंड हस्की तो होता ही है. हस्की इज ऑल्सो अ ब्रीड ऑफ डॉग. तो वो वुल्फ डॉग अपियरेंस में है. ही इज एक्चुअली अ हस्की डॉग. ठीक है. क्योंकि ये एज इट इज वर्ड है, तो द वर्ड विल बी हस्की डॉग. देन हेयर, यहां पर एनिमल का जो पार्ट है, इसको एकदम अलग अलग करके नोट डाउन कर लेना कि एनिमल को समझ में आ रहा था कि ये दिस इज नॉट अ टाइम फॉर ट्रैवलिंग. तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इसमें पढ़ सकते हो. यहां से लेकर के ये पूरा उसकी जो इंस्टिंक्ट थी वो ट्रू और टेल थी जो मैन के जजमेंट में था. ओके. ये वाला पार्ट. और उसके बाद वो जो ओल्ड टाइमर था, जितनी बार उसने चीज बोली है कि दिस इज नॉट द टाइम टू गो एंड ट्रैवल इन सच ठंड, तो वो भी आप इसमें जहां जहां पर है वो सारी चीजें उसमें लिखोगे. ठीक है. फिर ये एक सीन इसमें दिखाया गया है कि जो with a the dog dropped it in again at his heels with a tail drooping discouragement. कि मैन जो है वो चल नहीं रहा था, लेकिन उसको डॉग को जाना नहीं था आगे थोड़ा सा भी. ठीक है. उसके बाद once in a while the thought reiterated that it was very cold and he had never experienced such cold. As he walked along, he rubbed his cheekbones and nose with the बैक ऑफ हिज मिटेंड हैंड. अब देखो एक कोई क्वेश्चन बना था आईएससी वाले में, ये जो स्पेसिमेन था कि आपको कोल्ड को एज कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, कोल्ड को एज कैरेक्टर ले लिया था. तो उसमें आप वो सारी चीजें बता सकते हो जहां जहां पर ठंड की बात की गई है. जैसे यहाँ पर भी दैट इट वाज वेरी कोल्ड एंड ही हैड नेवर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा सर्दी. ओके. फिर नेक्स्ट उसका माइंड जो था एज अ मैन वाइज वॉज ऑफ थॉट्स. ही वॉज कीनली ऑब्जर्वेंट एंड नोटिस द चेंजेस इन द क्रीक, द कर्व्स इन बेंड्स एंड टिम्बर जैम्स
always he sharply noted that where he placed his feet. फिर उसके बाद जहां पर he had felt the give under his feet and had crackle of snow hidden ice skin, मतलब उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड ठंड उसके चिपकी हुई थी, जो जम जा रही थी बार बार। अब देखो ये मैन बहुत ज्यादा, अब आप मैन का एटीट्यूड भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, जहां पर वो क्या कर रहा था, वो जो एनिमल है, जो डॉग है, उसको आगे भेज रहा था कि तुम आगे जाओ, हो सकता है कि यहाँ पर कहीं जो रिवर नहीं होती, बर्फ से जमी हुई होती, कि कहीं अगर टूट गया तो मैं उसमें गिर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि तुम गिर जाओ। सडनली इट ब्रोक थ्रू, और उससे क्या हुआ कि जो इट हैड वेट its forefeet and legs. Almost immediately the water clung to its eyes. It made quick efforts to lick the ice. अब यहाँ पर it कौन है, डॉग की बात की गई है, ठीक है, कि थोड़ा सा वो पानी में चला गया तो उसके पैर भीग गए, जिसके कारण उसने क्या किया, उसने, उसको पता था कि अगर इसको छोड़ दिया ये तुरंत जम जाएगा, तो उसने वही भीगे हुआ जो पैर था उसका, उसको तुरंत उसने लिक कर लिया। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट वेरी नाइस दैट यू हैव टू प्रिपेयर, कि डॉग बहुत ज्यादा उसमें इंटेलिजेंट पर्सन शो किया गया है। ओके, फिर यहाँ पर लिखा था कि 12:30 में वो एक प्लेस पे आए जहां पर उसने सोचा कि थोड़ा सा मैं स्पीड अप, अपनी स्पीड से ही वॉज हैप्पी, उस ही इफ ही कीप इट अप, उसको पता था कि वो 6 बजे तक पहुंच जाएगा। फिर उसने अपना लंच बाहर निकाला और वो सोचा कि मैं इसको खा लूं, येट इन दैट ब्रीफ मोमेंट द नमनेस, उसके हाथ में बहुत ज्यादा ठंडापन था, तो उसने अपने ग्लव्स निकाले और ये फिर उसके बाद ही फिंगर अ डजन शार्प स्मैशेस अगेंस्ट हिज लेग। देन क्या बताऊं, इसमें बहुत सारा, बहुत मतलब बहुत चीजें, बहुत बड़ी स्टोरी है ये। जहां पर he was trying to, हाँ, from the undergrowth, while high water of the previous spring has launched a supply of seasoned twigs, he got his firewood। अब यहाँ पर वो जब अपनी पहली फायर को जला रहा था, दिस पार्ट ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर, कि वो मतलब पहली फायर जब जला रहा था तो वही था ना कि वो बैठा ही गलत जगह पर था, तो ये वाला पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। जब वो फिर उसके बाद वो बुझ गया और फिर he was angry also and cursed his luck aloud. He hoped to get into a camp with the boys at 6 o'clock. This would delay him an hour, for he would have to build the fire and dry out his foot gear. Okay, क्यों, क्योंकि कहीं पर दोबारा वो जब चल रहा था तो वो कहीं पानी में डूब गया था, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसको पता था कि अब मुझे फिर से आग जलानी पड़ेगी, जिसके कारण मुझे और ज्यादा लेट भी हो जाएगा। और उसके बाद एक लास्ट वाला सीन इसमें पढ़ लेना, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी, एक लास्ट वाला पार्ट इसमें पढ़ लेना, जहां पर व्हाट वाज ही डूइंग, ये तो हमने दे ही दिया तुम लोगों, आप लोगों को, एकदम यहां से लेकर के जहां पर व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू get warmth by what was he doing, he was running around ना, तो वो सोच रहा था कि मैं बस जोर जोर से भागूं। Finally he tottered, crumpled and fell. When he tried to rise he failed. He must sit and rest. वो क्या करता, खुद को सिर्फ गर्म करने की कोशिश कर रहा था, so that थोड़ा सा उसको गर्मी लगे, और little longer it delayed, howling under the stars and leaped and shone brightly in the sky. Then it turned and trotted. ये तो वही है, डॉग है यहाँ पर। I have to, ये वाला पार्ट, as the twilight drew on, its eager yearning of the fire mastered it, and with a great lifting and shifting of forefeet, it whined softly, then flattened its ear down in the anticipation of being chidden by the man. But the man remained silent. Why? Because the man was dead. तो ये वाला पार्ट आपको प्रिपेयर करना है। The man drowsed off what seemed to him the most comfortable and satisfying sleep he had ever known, जहां पर he was finally dead। एक और चीज इसमें, जहां जहां पर सल्फर क्रीक,
जो उस ओल्ड टाइमर की बात हुई है वो भी आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें एक और पार्ट जो अभी हमें मिला नहीं है, जहां पर ही ट्राइज टू किल द डॉग, तो वो वाला पार्ट ऑल्सो यू विल प्रिपेयर इट। देन आफ्टर दैट कम्स सिंगिंग लेसन। अब देखो सिंगिंग लेसन वैसे तो इतनी ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, व्हाट मेन थिंग्स आर देयर दैट यू नीड टू प्रिपेयर इट। एक जो इनके बीच का एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था कि साइंस मिस्ट्रेस कैसी दिखती थी, साइंस मिस्ट्रेस वो स्वीट पेल लाइक हनी, ये हो गया। उसके बाद दोनों के बीच की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन जो हुई थी, छोटी छोटी चीजें भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स में आपसे ये सब चीजें नहीं पूछेंगे। इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी दैट यू कैन प्रिपेयर। ओके, उसके बाद जब वो assembled in the music hall, the noise was deafening. Then on the platform by the piano stood Miss Mary Beasley, मिस मिडोज फेवरेट हु प्लेड अकम्पनीमेंट्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मिस मिडो की जितने भी फेवरेट पर्सन कौन थी, द ओनली द चाइल्ड मैरी बीजले, जिसने उनको एक बहुत ही स्वीट सा सुंदर सा फ्लावर दिया था। वेयर एज दैट फ्लावर गॉन, बड़ा सा फ्लावर था, बड़े से फ्लावर का नाम था क्रिसैंथेमम करके, हाँ ये वाला फ्लावर, दैट बिग ब्यूटीफुल येलो क्रिसैंथेमम फ्लावर, जो उनको था कि मतलब शी यूज्ड टू लाइक दैट फ्लावर, बट उस दिन जस्ट बिकॉज कि उसके जो फियांसे थे उन्होंने इतना बुरा बुरा उसमें लिखा हुआ था, इसके कारण व्हाट हैपेंड कि उसको वो फ्लावर भी प्लीजिंग नहीं लग रहा था। ओके, बट सेड इट बट मेड नो रिप्लाई टू ग्रीटिंग, सेड इन अ वॉइस ऑफ आइस, पेज 14, प्लीज मार्क द एसेंट्स वेल। अब उसके बाद उनकी जो वॉइस थी, ये देखो स्टैगरिंग मोमेंट, मैरी जो द गर्ल छोटी बच्ची blushed until the tears stood in her eyes, but Miss Meadows was gone back to the music stand. Her voice rang through the music hall. अब वो जितना उसके अंदर का एंगर था वो सब उन स्टूडेंट्स पर वो निकाल रही थी कि जोर से गाओ, एवरी नोट वॉज अ साई सॉब ग्रोन एंड ऑफुल मोनेस। ये वाला पार्ट मार्क कर लेना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि वो जो भी बच्चों के साथ वो बोल रही थी तो वो कैसा लगा था। इट शुड बी लाइक दिस, what could be more tragic than that lament, कि आप एक सैड सॉन्ग बच्चों से गवा रहे हो, इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। अब यहां से शुरू होते हैं उनके जो अजीब अजीब से कंटेंट्स हैं ये, ठीक है, जहां पर उसका कंटेंट, बेसिल का कंटेंट प्लस ये क्या सोच रही थी, व्हाट कुड हैव पजेस्ड हिम, उस क्यों उसने वो लेटर लिखा होगा, व्हाट कुड हैव लेड इट टू इट। तो ये एक आपको थीम ये भी बताता है डिपेंडेंसी की, ठीक है, दैट द मूड ऑफ मिस मिडोज वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन बेसिल। देन उसके बाद उसके लास्ट लेटर जो थे जहां पर ये सारी चीजें उसने दी थी, फिर अ वेरी उसको अब इन सब से पता चलता है कि उसको वुड का बहुत ज्यादा शौक था, ठीक है। फिर अगेन देन और भी कुछ पार्ट होगा इसमें, ये वाला एक कि हेड मिस्ट्रेस की वाइफ कीप्स ऑन आस्किंग मी टू डिनर, इट्स अ परफेक्ट न्यूसेंस, आई नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस, ठीक है। फिर इसके बाद where again he says that I am not a married man, और उसके कारण द विलो आउटसाइड, अब ये भी आप देख सकते हो, दैट विलो आउटसाइड द हाई नैरो विडोज waved in the wind, they had lost half of their life। so ये क्या शो कर रहा है, दिस इज ऑल्सो शोइंग द ग्लूम या ग्लूमीनेस इनसाइड मिस मिडोज हार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज बट नाउ आई फील, अब ये इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे जैसे मिस मिडो बट स्टिल इन सच ए स्ट्रेंज स्टोनी टोन, वो इतना बुरा बुरा जैसे इतने अजीब से टोन में बच्चों से बात कर रही थी कि जो यंगर गर्ल्स थी दे बिगैन टू फील पॉजिटिवली फ्राइटेंड, उनको डर लगने लगा था उस टाइम पर, मतलब वैसे वाला नहीं कि भूत वाला डर हो, बट फिर भी एक टीचर वाला जो डर होता है वो उनको लगने लगा था। वी शैल टेक इट विद एक्सप्रेशन,
as much expression as you can put into it. ठीक है, फिर लास्ट में that ought to break out a loud strong fought a lament, कि कैसे गाना होता है इसको, सैडली गाना होता है. देन उसके बाद ये the idea of settling down fills me with nothing but disgust, और उसके बाद disgust was the word जो उसने actually लिखा था. फिर ये वाला पार्ट जो उसके बारे में बता रहा है, उसका पर्सनल लाइफ ऑफ मिस मिडोज की, वो एक्चुअली उनकी एंगेजमेंट थी. पीपल बहुत सरप्राइज थे इस चीज से दैट दे हैड गॉट एंगेज्ड. आफ्टर दैट सिंगिंग लेसन में इसके बाद और कुछ ऐसा बहुत सुंदर सा कुछ मिले मुझे जो मैं बताऊं. इसमें soon autumn yields into winter dryer. Now this is also a kind of जो उसके अंदर जो ग्लूमीनेस चल रही थी, द सैडनेस जो थी, अपसेट शी वॉज, तो ये सारी चीजें यू हैव टू राइट. शी वुड हैव टू लीव द स्कूल टू, उसको स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता है. शी कुड नेवर फेस द साइंस मिस्ट्रेस और द गर्ल्स आफ्टर इट गॉट नोन. अगर सबको पता चल गया तो वो कभी इस चीज को फेस नहीं कर पाएगी. ओके, और सडनली द डोर ओपन, फिर वहां से एक गर्ल आई जो जिसने बुलाया कि मतलब मिस वाइट wants to see her. अब ये और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम लास्ट वाला पार्ट जहां पर देर इज अ टेलीग्राम. ओके, जहां पर एक टेलीग्राम आया था, किसके लिए, मिस मिडोज के लिए, और बेसिल ने फिर कुछ लिखा था, उसको कुछ अलग सी चीजें उसको पता चल रही थी कि आई होप देयर इज नो बैड न्यूज. तो यहां पर दिस पार्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बेसिल का एक केयर फ्री एटीट्यूड शो हुआ है, जहां पर ही इज नॉट एट ऑल वंडरिंग कि उसको बुरा लग सकता होगा. उसने बस बोला कि जो भी हुआ था वो दैट वाज जस्ट, आई वाज ओनली इन अ बैड मूड, आई मस्ट हैव बीन मैड, और उसके अलावा कुछ भी नहीं. तो इससे अब इसके में जितने भी चेंजेस आए, एक हैप्पी सॉन्ग गाना, खुश खुश होकर के जाना, तो ये सारी चीजें यू कैन राइट इट, ये वाला पार्ट. ठीक है, प्रिपेयर दिस, एकदम अच्छे से इसको रिवाइज कर लो. ऑन द विंग्स ऑफ होप लव जॉय स्पेड बैक टू द म्यूजिक हॉल विद आयल स्टेप्स ओवर द पियानो. फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि नाउ यूज योर इमेजिनेशंस, और ये वाला जो सॉन्ग है इसको गाओ. ठीक है, दिस इज ऑफुल, शी ब्लीम, व्हाट्स द मैटर विद यू ऑल, now baskets of fruits, ribbons to boot, and congratulate Miss Meadows broke off. Don't look at the, ये पूरा वही वाला सॉन्ग है. It ought to sound warm, joyful, eager and congratulate. ठीक, वो तुरंत आती है और वो सॉन्ग को चेंज कर देती है. एंड देन द लास्ट पार्ट जहां पर मिस विडो की वॉइस वाज फुल डीप ग्लोइंग विद एक्सप्रेशन, जहां पर एक सिंगल टेलीग्राम ने उसके पूरे मूड को वापस से चेंज कर दिया था. तो this is done. After that, साउंड मशीन, ये भगवान, साउंड मशीन तो मतलब हम लोग के टाइम पे भी थी ऐसी ऐसी स्टोरीज, बट वी ऑल्सो हैड वेरी डिफिकल्ट स्टोरीज. बट पता नहीं, ये मुझे बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लगती है साउंड मशीन. एक डोवर बीच और एक ही साउंड मशीन. अब देखो, ये एकदम स्टार्टिंग वाला पार्ट है of sound machine. Here what the main things are that you have to prepare in it. sound machine में already you know कि एक क्लॉजनर एक मशीन बनाता है जिसमें वो उसको समझ में आता है कि मैं इस मशीन अगर ये वर्क कर जाती है तो what I can hear, ह्यूमन ईयर जो नॉर्मल साउंड नहीं सुन सकता है वो इस मशीन के थ्रू वो सुन सकते हैं. ओके, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले व्हाट यू विल प्रिपेयर इज कि जहां पर जो डॉक्टर है उससे मिलने आता है, वेयर हैज अ डॉक्टर, हिज कॉन्सेंट्रेशन वाज इंटेंस, ही हर्ड द फुट स्टेप्स, जहां पर डॉक्टर स्कॉट उसके पास आया था.
ठीक है, वहां से लेकर के आपकी जो स्टोरी, एक साउंड मशीन का डिस्क्रिप्शन वो कैसी दिखती थी, और एक इन दोनों के बीच का ये जो हमने डी और के करके ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये समझाने के लिए कि मतलब इनके बीच का जितना भी इंटरेक्शन हुआ था, तो दैट यू कैन प्रिपेयर, ये पूरा आप पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो कुछ ही काम काम की इसमें चीजें, एक ये वाला पार्ट, एक उसका जो इंटरेक्शन हुआ था मिसेस सॉन्डर्स के साथ, जहां पर मिसेस सॉन्डर को वो बोलता है, मतलब ही वॉज वेरी पेक्यूनियर इन हिज बिहेवियर, और वो मिसेस सॉन्डर्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप इसको कट करो सो दैट आई कैन हियर द वॉइसेस। ठीक है, वो वाला पार्ट मिसेस सॉन्डर्स मुझे दिख नहीं रही है कहीं, तो वो बस वो पार्क वाला, और जो सबसे लास्ट वाला सीन था जिसमें वो उससे बोलता है कि एकदम लास्ट में, जहां पर वो कहता है कि अ, उसने खुद हिट किया था, फिर डॉक्टर को बुलाया था कि आप आकर के देखो, एंड लास्ट में जो एकदम सबसे लास्ट वाला पार्ट था, ये रहा मिसेस सॉन्डर्स वाला। हाँ, ये ना मिसेस सॉन्डर्स हैज ऑलवेज बिलीव कि उनके जो नेबर थे वो बहुत ज्यादा पेक्यूलियर पर्सन थे, और अब वो कंप्लीटली क्रेजी हो गए हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा डरी। उनको लगा कि मैं वापस चली जाऊं अपने हाउस में, और अपने हाउस से अपने हस्बैंड को लेकर के आऊं। उस नो, शी थॉट, नो ही इज हार्मलेस, आई जस्ट ह्यूमर हिम। सर्टेनली मिसेस क्लॉजनर, if you like, she said. She took scissors from the basket, bent down and snipped another rose. तो वही ये सारी जितनी उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसके कारण एंड ऑफ द डे मिसेस सॉन्डर्स डर जाती हैं, तो ये भी आपको इसमें शो करना है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज द लास्ट, द वेरी लास्ट पार्ट, जिसमें डॉक्टर और इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है, जब वो जो ट्री है उस पे वो कट्स देता है, और उसके बाद एकदम लास्ट में वो उसको बोलता है कि तुमने उसकी आवाज सुनी एंड ऑल, फिर उसकी साउंड मशीन कैसे टूट जाती है। एंड देन दिस वेरी पार्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे एकदम हाईलाइटेड इटालियन में लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी पेस्ट द कट विद आयोडीन, कि आप इसको थोड़ा बहुत सा आयोडीन लगा दो। ठीक है, तो ये भी उसका एक साइड, कौन सा साइड, एक सिंपैथेटिक साइड शो करता है क्लॉजनर का। एंड देयर दिस बिगर स्टोरी ऑल्सो गेट्स ओवर। बहुत ज्यादा ही, और कुछ बची है स्टोरी, अभी स्टोरी ऑफ एन आवर बची है। अच्छा देखो, स्टोरी ऑफ एन आवर में कुछ बहुत ही ज्यादा स्वीट स्वीट से इंपॉर्टेंट से कोट्स है, ये भी बड़ी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। स्टार्टिंग में जहां पर आपको पता है कि किसके, लुइस मेलार्ड के हस्बैंड की, अच्छा मिसेस मेलार्ड यहाँ पर बोला गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में उसको ऐसे शो किया गया है जैसे कि पेट्रियार्की हैज बीन शोन अ लॉट देयर, जहां पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, हम विमेन को उनके नेम से नहीं बुलाएंगे, सरनेम से बुलाएंगे। और उसके बाद एकदम स्टार्टिंग में जहां पर ये बताना था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ब्रेंटली मेलार्ड की डेथ हो गई है। ठीक है, अब ये जो स्टोरी, अब ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर उसका रिएक्शन यू हैव टू शो, कि उसने वो जैसी न्यूज उसको बताई गई उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या था, जहां पर और तो कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ऐसा करके। यही वाला ही पार्ट एक है, दैट शी did not hear the stories as so many, जैसे बाकी women सुनती हैं, with a paralyzed inability to accept its significance, वो रोई। ओके, सडन वाइल्ड अबंडनमेंट, अपनी सिस्टर की आर्म्स में वो रोई, बहुत ज्यादा बुरा रोई, और उसके बाद वो रूम में चली गई। देन उसके बाद जहां वो अपने रूम में गई, ये जितना उसके रूम का एरिया था, जहां पर she could see open square before her the top of trees, अब वहां पर बहुत सारी चीजें थी टॉप ऑफ ट्रीज पे, there were new spring life, the delicious breath of rain, वो ये देख सकती थी। एक स्ट्रीट पेडलर था जो वहां से जा रहा था, नोट्स ऑफ डिस्टेंट सॉन्ग थे जो वो सुन सकती थी, काउंटलेस स्पैरोज थे, वहां पर बहुत सारी चीजें थी ये सब। ठीक है, फिर इसके बाद then next is she sat with her thrown back upon the cushion
ऑन द चेयर। अब यहाँ पर वो बैठी और उसके बाद ऑल हर कह लो कि जितने भी उसके अंदर के इमोशंस से, जहां से स्टार्टिंग फॉर दैट वर्ड फ्री 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 कहाँ गए, तो ये सारी चीजें उस आपको यू हैव टू प्रिपेयर। शी वॉज बिगनिंग टू रिकॉग्नाइज कि शी दैट thing was approaching her to possess her, striving to beat it back with her will। ये वाला part, that free free free, then the vacant stare थी, now it had followed and it had went from her eyes। अब उसके मतलब ये कह लो उसके अंदर एक जान आ रही थी, एक some sort of energy उसके अंदर आ रही थी। she knew that she would weep again। अब ये वाला जो पार्ट है ये क्या डिस्क्राइब करता है, दैट she can be shown as a person जो क्योंकि रिचुअल्स हैं, मैरिज है, निभानी है, वही वाली चीज यहाँ पर है। बट शी सॉ दैट बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कोट, देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स टू कम। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे लास्ट मतलब जितना ये वाला पार्ट हो गया वो, फिर उसके बाद लास्ट में जैसे ही शी अरोज एट लेंथ ओपन द डोर, उसकी सिस्टर आई, फिर उसके बाद ये लोग जब नीचे गए और जैसे ही ये लोग नीचे गए, समवन वाज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की। ओके, और ये कौन था? इट वाज ब्रेंटली मिलार्ड, जो थोड़ा सा ट्रैवल स्टेन था, थका हारा इंसान जो कहीं से ट्रैवल करके आया है, वो कंपोजली कैरिंग हिज ग्रिप सैक, वो अपना बैग उसने पकड़ा हुआ था। और उसने जैसे ही जोसेफिन सामने खड़ी हुई थी, देखो ये पूरा आप इंसिडेंट भी पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब यू हैव टू शो द इंसिडेंट जो एकदम लास्ट में हुआ, क्लाइमैक्स हुआ, तो ये सारी चीजें। ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफिन्स पियर्सिंग क्राई, एट रिचर्ड्स क्विक मोशन टू स्क्रीन हिम फ्रॉम व्यू ऑफ हिज वाइफ, while when the doctors came they said, उसने क्या कहा कि उसको एक हार्ट डिजीज है, वो डिजीज दैट किल्स द जॉय दैट किल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यू कैन प्रिपेयर। अब ये इसमें पढ़ लेना, ये डॉक्यूमेंट आई ऑलरेडी सेंट यू ऑन टेलीग्राम। ठीक, तो आयरनी क्या थी इस पूरे स्टोरी की, दैट लोगों को लगा शी हैज डाइड ऑफ द जॉय दैट किल्स, बट शी डाइड बिकॉज शी वाज डिसअपॉइंटेड कि उसकी जो फ्रीडम है वो उससे छीन ली जाएगी। देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स टेम्पेस्ट। अब आता है एक्ट 3 सीन 1। इसके हमने इंपॉर्टेंट कोड्स ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं, जो मेन से क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए हैं। देखो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर क्या बोलता है कि वो फर्डिनेंड अपना पूरा जितने उसके दुख दर्द हैं वो यहाँ पर ये समझा रहा है कि मतलब मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है बट फिर भी मैं खुश हूँ इसको करने में क्योंकि मिरांडा इज देयर। आफ्टर दैट फिर इनके बीच की जब मिरांडा आती है तो इनके बीच की एक कॉन्वर्सेशन होती है सिंपल सी, जहां पर वो बोलती है कि अभी यू कैन टेक रेस्ट क्योंकि अभी प्रोस्पेरो इज बिजी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में एक नाइस कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें ही द फर्डिनेंड सेज कि मैंने बहुत लेडीज को देखा है, सुना है, ये वाला पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने बहुत लेडीज को देखा है जिनके किसी की वॉइस अच्छी है, किसी का फेस अच्छा है, बट full many a lady I have eyed, ठीक है, जिनके there is some or the good virtues in them, पर हमको कभी भी बहुत ज्यादा नहीं अच्छी लगी कोई, क्योंकि you are the one who has been always so perfect and so peerless you are। ठीक, तो मिरांडा भी यही चीज बोलती है कि मैंने भी I have also not seen anyone लाइक दिस, तो मुझे कोई कंपेनियन है कुछ भी मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ आई ओनली नो यू हियर। फिर फर्डिनेंड उससे यही सारी चीजें कहता है कि आई एम फेसिंग दिस स्लेवरी ऑल बिकॉज ऑफ यू, आई एम बीइंग लाइक अ पेशेंट लॉग मैन। और उसके बाद दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें दे यूज टू मतलब दे डू अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस टू ईच अदर दैट आई विल बी योर वाइफ, इफ आइदर आई विल डाई मेड और आई विल बी योर वाइफ। ये वाला पार्ट आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन ओवर हो जाती है और फर्डिनेंड सॉरी प्रोस्पेरो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है, तो ये वाला पार्ट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो कि वो क्यों इतना खुश है। वाई? बिकॉज ही थिंक्स कि मिरांडा हैज चूजन द बेस्ट पर्सन ऑफ हर लाइफ, इसके लिए।
Okay, then next part of this is Act 3 Scene 2. Act 3 Scene 2 जहां पर स्टीफेनो और कैलिबान के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी कॉन्वर्सेशन होती है. अब इस पूरी छोटी छोटी सी कॉन्वर्सेशन के सिर्फ सबसे लास्ट का ही पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो एक ये वाला पार्ट. ठीक है, यही वाला ही देख. ये क्या है? दिस इज द प्लान ऑफ कैलिबान टू मर्डर whom? मर्डर प्रोस्पेरो. टू मर्डर प्रोस्पेरो. ठीक है, जिसमें वो एक पूरी किससे, स्टीफेनो से वो कहता है कि ये हम लोग दिन में उसको मारेंगे, उसकी आदत है दिन में सो जाने की, एंड व्हेन ही इज स्लीपिंग तब हम लोग उसको मारेंगे. कैसे उसको मारेंगे? पहले हम लोग उसकी बुक्स ले लेंगे, फिर एक लकड़ी से या तो उसके हेड पे वार करेंगे, या तो वी विल रीओपन हिम विद अ स्टेक. आई विल रीओपन हिम मीन्स उसको कट कर देंगे, या फिर वी विल कट हिज विंड पाइप थ्रू अ नाइफ. और सबसे पहले हम लोग उसकी बुक्स ले लेंगे, उसके बिना ही वो पावरलेस है, नहीं तो ही इज वेरी पावरफुल. ओके. और उसके बाद ये उसके टेम्पटेशन से कि वो बोल रहा था कि जब कैलिबान कहता है कि जब दे विल प्रोस्पेरो विल डाई, तो तुम इस एरिया को, तुम आइलैंड के किंग बन जाना, और आई विल बी योर स्लेव, योर वाइसरॉयज देन, और यू विल ऑल्सो मैरी मिरांडा. और मिरांडा के बारे में भी उसने बोला है दैट हर ब्यूटी वॉज नॉन पेरल. देन नेक्स्ट इज एक्ट 3 सीन 3. हाँ, एक्ट 3 सीन 3 जहां पर एंटोनियो सेबेस्टियन और ये सब लोग, उनके संगी साथी सब प्रेजेंट है यहाँ पर. इस सीन में भी, दिस पीडीएफ ऑल्सो आई सेंड यू ऑन टेलीग्राम. अब इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से शुरू होता है इनका वो बैंक्वेट वाला पार्ट. ठीक है, कि पहले वो ऑलरेडी बताता है कि ये वाली चीजें देखो, ये सब हमने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया है, क्वेश्चंस भी बताए थे कि इससे कैसे बन सकते हैं, कि लोग क्या क्या चीजों के इन लोगों ने एग्जाम्पल दिए थे, ये आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो. फिर गोंजालो जिसमें कहता है कि अब जस्ट बिकॉज कि मैंने ये पूरा स्ट्रेंज शेप्स आए, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये स्ट्रेंज शेप्स को मुझे देख करके लगता है कि जो भी ट्रैवलर्स ने आज तक आए वो सब सच ही बोला होगा, झूठ कुछ भी नहीं होगा इसमें से. उसके बाद फिर लास्ट में जब थंडर एंड लाइटनिंग आती है, और ये एरियल की बड़ी वाली स्पीच जिसमें वो कहते हैं कि तुम लोग 3 men ऑफ सिन हो, तुम लोग पापी हो, यू पीपल जिसको जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो तुम लोग को यहाँ पर दोबारा से इसीलिए लेकर के आई है, सो दैट you people should be avenged, so that you people should know कि मतलब आइलैंड पे कि जो तुम लोग ने किया है वो तुम लोग के साथ भी होना चाहिए. यू पीपल आर मोस्ट अनफिट टू लिव, आई हैव मेड यू मैड, एंड इवन विथ सच लाइक वेलर मैन हैंग एंड ड्राउन देयर प्रॉपर देमसेल्व्स. मैं तुम लोग को इतना पागल कर दूंगा जैसे कि बहुत ज्यादा ब्रेव लोग भी इतने ही पागलपन से खुद को मार देते हैं. सेम वी आई विल डू टू यू ऑल ऑल्सो. ओके, तुम लोग फूल्स हो, वो कहते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो सॉर्ड्स हैं वो ड्रॉ की थी मारने के लिए या अटैक करने के लिए एरियल को, जो कि एक्चुअली इनविजिबल था. तो ये वाली पूरी स्पीच यू विल प्रिपेयर इट वेरी वेल. इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उसके बाद प्रोस्पेरो उसको बहुत ज्यादा गाइड करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये सब जितनी भी मेरी चीजें थी वो सब तुमने बहुत अच्छे किए, और सब उसके बाद वहां से चले जाते हैं. उसके बाद आता है एक्ट 4 सीन 1. एक्ट 4 जिसमें छोटे छोटे से कुछ एक दो पार्ट्स हैं. सबसे पहला पार्ट है जिसमें इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है प्रोस्पेरो के बीच में और फर्डिनेंड के बीच में. अब प्रोस्पेरो यहाँ पर उससे माफी मांगता है कि मतलब जस्ट बिकॉज कि तुमको माफी एक्चुअली क्या मांगता है, वो सिर्फ ये बोलता है कि जो भी तुमको मैंने काम करवाया वो सिर्फ इसलिए कि आई वॉज टेस्टिंग योर लव टुवर्ड्स मिरांडा,
और तुमको जितने भी तुमको पनिशमेंट मिली उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेशन भी मिला है, जो मेरे खुद का एक थर्ड हिस्सा है, थर्ड ऑफ माइन ओन लाइफ. तो दिस ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर इट. ठीक है. हु वंस अगेन टेंडर टू दाई हैंड ऑल दाई वेक्सेशंस वर बट माई ट्रायल्स ऑफ दाई लव, कि हम तुमको सिर्फ चेक कर रहे थे यहाँ पे. उसके बाद प्रोस्पेरो एरियल को बुलाता है और उसको बोलता है कि जाओ तुम जाकर के मेरे मीनर फेलोज जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको लेकर के आओ, तुम अपने जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे आकर के द मास्क सीन. ओके. फिर उसके बाद वो जाता है एरियल. फिर उसके बाद ये आयरिस सेरस और ये सब आती है और अपनी अजीब अजीब सी ब्लेसिंग्स देती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आई थी. हमने बस आप लोगों को फोटोज के माध्यम से समझा दिया था. तो दिस यू विल प्रिपेयर. इसके बीच में एक और कॉन्वर्सेशन होती है जहां पर सेरस कहती है सेरस कहती है द गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर कि वीनस वाला पार्ट ये पूरा ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है. एक पूरी इनकी स्टोरी आपसे पूछी जा सकती है कि क्या हुआ था, जहां पर यू हैव टू टेल कि सेरस डोंट लाइक एट ऑल दिस वीनस और गॉडेस ऑफ लव और उसका बेटा. क्यों? क्योंकि इन दोनों ने, वीनस और गॉड हर बेटा ने मिल करके क्या किया था, प्लूटो के साथ प्लूटो के साथ मिल करके, द गॉड ऑफ डेथ के साथ मिल करके प्रोस्पेरना को, सेरिस की डॉटर को किडनैप कर लिया था और उसको हेल में रखा था. ठीक है. फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जहां पर आयरिस कहता है कि नहीं मैं उनसे मिला था जब वो लोग पेफोस की तरफ जा रहे थे और उन्होंने क्या किया है कि अपना जो उसका जो बेटा है उसने अपने एरोस को ब्रेक कर दिया और अब वहां पर सिर्फ वो स्पैरोस के साथ खेलता है. ठीक. फिर उसके बाद दोनों अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जूनो ऑल्सो एंड सेरिस ऑल्सो. और आयरिस की जो ब्लेसिंग्स उसने ऐसा कुछ डायरेक्टली दिया नहीं, वो सिर्फ क्या करती है, वो रीपर्स निम्स को बुलाती है और उनको बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दो. ओके. और उसके बाद ये देखो ये सब रीपर्स वाला पार्ट होता है. फिर प्रोस्पेरो को अचानक से याद आता है कि कैलिबान उसको मारने के लिए आ रहा है, उसने एक प्लान बिछाया है. तो वो ये सारी चीजों को क्लोज कर देता है यहाँ पर. और उसके बाद प्रोस्पेरो यहाँ पर बताता है कि चीजें कैसे, लाइक ये जो स्पिरिट्स हैं ये इम्पर्मानेंट है, वैसे ही देयर आर ऑल्सो थिंग्स जो इम्पर्मानेंट है, जिसमें आप ये वाला पूरा पार्ट पढ़ोगे. और ये लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है. एक था इंग्लिश का सॉल्यूशन दैट वाला 2000 पिछले साल वाला, तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो. फिर उसके बाद एरियल बताता है उनको कि कैसे उनकी हालत क्या है, किसकी, ये कैलिबान और इन सब की, ये लोग कैसी हालत में है अभी. और उनको मैंने इधर उधर से ले जा करके कहाँ तक पहुंचा दिया है, फिल्दी फिल्दी पॉन्ड तक पहुंचा दिया था. हाँ, फिल्दी मैंटल्ड पूल तक उनको पहुंचा दिया है, जहां पर वो लोग अपनी चिन्स तक यहाँ तक डूबे हुए हैं. ओके. और फिर वो उससे कहता है कि तुम जो, अच्छा अब आता है कि जो प्रोस्पेरो है वो क्या करता है, वो एक जाल बिछाता है जिसमें वो एक बहुत सुंदर ट्रम्परी अट्रैक्टिव गारमेंट्स को टांग देता है और उसको पता है कि ये लोग आएंगे. अब प्रोस्पेरो यहाँ पर कैलिबान के बारे में भी बोलता है कि कैलिबान इज अ बॉर्न डेविल काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है. फिर इन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें कैलिबान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट शो किया गया. ही इज नॉट एट ऑल टेम्पटेड टूवर्ड्स दैट ब्यूटीफुल गारमेंट. और वो कहते हैं कि ये फ्रिपरी को बिलोंग करती है, दैट इज एन ओल्ड क्लोथ शॉप. लेकिन यहाँ पर स्टीफेनो और इनका जो साथी है ट्रिंक्यूलो, दोनों उस गारमेंट को ट्राई करने में लग जाते हैं. और उसके बाद प्रोस्पेरो कम्स देयर. प्रोस्पेरो क्या करता है, प्रोस्पेरो उनके जितने भी स्पिरिट्स हैं उनको बोलता है कि तुम डॉग्स और हूंस के शेप में जाओ और इन लोगों को जाकर के परेशान करो. कैसे? उनको ये सारी चीजें कि उनको क्रैम्प्स दो, जॉइंट्स में पेन्स दो, ये सारी चीजें उनके साथ करो. ओके. फिर द लास्ट पार्ट दैट इज एक्ट 5. दिस इज वाज एक्ट 4. एक्ट 5 में
प्रोस्पेरो इज देयर जो अपने मैजिक रॉब को पहन करके आता है। अब यहाँ पर उसकी बड़ी सी सिंगल स्पीच होती है। पहले देखो, सबसे पहले पार्ट में वो देखो एरियल क्या बताता है, उनको बताता है कि वो लोग किस हालत में है, व्हाट आर दे फीलिंग। ठीक है, यहाँ पर वो उसको कंडीशंस बताता है कि हाउ आर द एनिमीज राइट नाउ। देन उसके बाद नेक्स्ट इज, ये उसको बताते हैं सारी कंडीशंस। फिर प्रोस्पेरो पूरा का पूरा चीजें बताता है कि मतलब आई हैव डन दिस एंड दैट, आई हैव डन रॉन्ग टू मेनी ऑफ देम। तो ये पूरी उसकी बड़ी सी स्पीचेस होती हैं। दिस यू हैव टू प्रिपेयर इट, प्रिपेयर के इन द सेंस कि इसको एक बार रीड कर लेना, हो सकता है कि आए, क्योंकि तुम लोग आप लोगों को इंटरनल चॉइसेस मिल सकती हैं बट बहुत ज्यादा भी नहीं, सो यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग। गोंजेलो को वो बोलता है कि यू आर माई ट्रू प्रिजर्वर, अ लॉयल सर यू आर। ठीक, जब उसके सारे जो भी एनिमीज है वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर मोस्ट क्रूली डिड्स यू अलोंसो, अलोंसो के लिए बोलता है कि तुमने मुझे और मेरी डॉटर को ब्रदर के साथ मिलकर के मुझे यहाँ से अलग कर दिया था। फिर उसके बाद स्टिल जस्ट बिकॉज कि ही हैज सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऑफ नॉट पनिशिंग देम दैट मच, तो वो क्या करता है, वो गोंजेलो भी कहता है, गोंजेलो भी यहाँ इस प्लेस की स्ट्रेंजनेस को शो करता है। प्रोस्पेरो फिर उनसे बोलता है कि चलो लेट्स आई एम्ब्रेस दाई बॉडी। ये किसको बोलता है, अलोंसो को। अलोंसो भी अपना रिग्रेट यहाँ पर शो करता है, जिसमें ही सेज कि you are Prospero or not, or some enchanted prefer to abuse me. I know not thy pulse beats of flesh and blood, कि तुम एकदम इंसान जैसे ही लग रहे हो, तो I hope you are Prospero and I request, तो I resigned, I thy dukedom, मैं तुम्हारा dukedom छोड़ता हूँ, and do entreat, I request you to please pardon me for my wrongs। और Prospero उससे हाथ मिला लेता है, सब शांत सुख। और उसके बाद फिर सेबेस्टियन और अलोंसो यहाँ पर बात करते हैं टुगेदर। ओके, उसके बाद देन प्रोस्पेरो एंटोनियो से भी यही बोलता है कि यू हैव ऑल्सो डन दिस काइंड ऑफ रॉन्ग एंड ऑल। फिर आता है जहां पर प्रोस्पेरो और ये दे टॉक अबाउट देयर लॉसेस दैट दे हैव डन देयर। फिर प्रोस्पेरो डिस्कवर करता है फर्डिनेंड और मिरांडा को, जो लोग चेस खेल रहे होते हैं। और उसके बाद अलोंसो वाज वेरी मच हैप्पी। अलोंसो सेज दैट इज शी द गॉडेस जिसने दैट हैज सेवर्ड अस एंड ब्रॉट अस, जिसने हम लोग को पहले अलग किया और उसके बाद हम लोग को मिला दिया। ओके, तो फर्डिनेंड कहता है कि शी इज मॉर्टल बट बाय इमॉर्टल प्रोविडेंस शी इज माइन, और वो भगवान की दया से मेरी है। देन लास्ट में अगेन गोंजेलो कहता है कि मतलब अच्छी बात बताते हैं कि इसी एक जर्नी में क्लैरबल को उसका हस्बैंड मिल गया, फर्डिनेंड को उसका उसकी वाइफ, और प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिल गया, और हम लोगों ने खुद को जान लिया इसी में। और लास्ट में प्रोस्पेरो द पार्ट 3, जिसमें क्या होता है कि कौन आता है, बोट्सवेन और ये लोग आते हैं, और वो लोग बताते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर, कि जो शिप थी वो अपनी बुरी हालत में थी, और जब हम जगे वापस तो शिप बिल्कुल ही सही सलामत सही ठीक थी बिल्कुल। और लास्ट में अलोंसो कहता है कि ये एक बिल्कुल मेज जैसा है, एक भूल भुलैया के जैसा है। तो प्रोस्पेरोस में कहता है कि जो भी चीजें हम लोग को एकदम फुर्सत से बताएंगे पूरी कहानी। ओके, और उसके बाद लास्ट में कैलेबान ट्रिंक्यूलो ये लोग इनके इनकी कैलेबान भी बोलता है, कैलेबान से भी वो कहते हैं कि जा करके, प्रोस्पेरो कहते हैं कि जा करके मेरा जो एरिया है, वो जो सेल एरिया है वो सब तुम साफ करो उसको बिल्कुल यहाँ से। फिर लास्ट में कैलेबान के बारे में वो बताता है, और उसके बाद लास्ट में इट वाज आई एम सर्चिंग फॉर द ओके, हाँ यही कि सर आई इनवाइट यू, ये उसको बोलता है अलोंसो को कि तुम लोग जाकर के मेरे इसी सेल में बैठो। ओके, फिर लास्ट में
एरियल को वो काम देता है कि तुम प्रॉमिस करो कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन लोगों को जानने में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर तक जा चुके हैं, तो हम लोग जब तक वापस जाएं तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में कम्स प्रस्पेरोस एपिलॉग, जहां पर वो कहता है कि एड्रेसेस टू द ऑडियंस, और वो कहता है कि वट एवर रॉन्ग्स आई हैव डन, तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ करो। और ही सेज दैट ही इज ऑल्सो सरेंडरिंग हिज मैजिक, एंड वो कहता है कि गिव मी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, नहीं तो जो मेरा पर्पस था वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, इट विल नॉट बी फुलफिल्ड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। बहुत बड़ा ही रिविजन का तुम लोग का पार्ट ये बन गया। सो प्रिपेयर इट, यू कैन सी इट लेटर ऑल्सो, द डे ऑफ एग्जाम के एक दिन बाद वाला सीन भी आप इसको, सिर्फ एक ब्रीफ रिव्यू आपको देना था जो ब्रीफ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो ask me whatever queries you have, and from tomorrow we'll be starting with the language part, थोड़ा थोड़ा सा उसका भी, you have sufficient things to study in that itself, तो आप उसको पढ़ो। जो बचा कुचा होगा, कुछ रह गया होगा, like pressy writing is there, तो that I will provide, उसके लिए I will give you a comprehension on Telegram, आप उसको solve करो, और उसका जो भी solutions होंगे that उसका हम एक रिव्यू लेकर के with pressy writing I will give you. Okay, keep preparing for your exams. Thank you.